तो हमारे इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन में आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारा ये 5वें सत्र से आज का दिन प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इससे पूर्व मैं स्तमन के लिए आमंत्रित करता हूँ आनंदवर्धन को कि वो आए और आज की शुभ शुरुआत इस दिन की आनंदवर्धन स्तमन से करे। आनंदवर्धन। मैं शुरुआत ब्रह्म संगीत से कर रहा हूँ और उसके बाद निराला संगीत से समाप्त करूँगा। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मना सिजानता संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मना सिजानता समानो मंत्र समानां हृदयानिव समाना मंत्र समानां हृदयानिव समानमस्तु वो मना यथाव सुषहास्यते संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मना सिजानता 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 तिमिर दारण मिहिर दरसो तिमिर दारण मिहिर दरसो ज्योति के कर अंधकारागार जग का सजग परसो तिमिर दारण मिहिर दरसो तिमिर दारण मिहिर दरसो खो गया जीवन हमारा खो गया जीवन हमारा अंधता से गत सहारा गात के संपात पर उत्थान देकर प्राण हर सोते मेरे दारण मिहिर दर सोते मेरे दारण मिहिर दर सो क्षिप्रतर हो गति हमारी क्षिप्रतर हो गति हमारी खुले प्रति कलि कुसुम क्यारी सहज सौरभ से समीरण पर सहस्रों किरण हर सोते मेरे दारण मिहिर दर सोते मेरे दारण
कारण मेहर दरसो मेहर दरसो मेहर दरसो हो। हाँ, ये मंत्र पाठ के लिए आचार्य मीरा शक्ति कॉलेज आर्ष कन्या गुरुकुल आश्रम। प्रभु तेरे चरणों में, प्रभु तेरे चरणों में मिलता है सुख सारा। तेरे चरणों में बहे अमृत की धारा। प्रभु तेरे चरणों में मिलता है सुख सारा। तेरे चरणों में बहे अमृत की धारा। तेरे चरणों में बहे अमृत की धारा। जिसके सिर पे दाता तेरे सुख का साया है, जिसके सिर पे दाता तेरे सुखों का साया है, दुखों के घड़ी में भी वो मुस्कुराता है। दुखों के समंदर में भी वो मुस्कुराता है। डूबेगा भला कैसे उसका किनारा, डूबेगा भला कैसे उसका किनारा। तेरे चरणों में बहे अमृत की धारा। प्रभु तेरे चरणों में मिलता है सुख सारा। तेरे चरणों में बहे अमृत की धारा। तेरे चरणों में बहे अमृत की धारा। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। धन्यवाद। भाषण नहीं, ठीक है, भाषण नहीं, सबको सादर नमस्ते। हाँ। इस सत्र के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय को। खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज में आप प्राध्यापिका हैं और डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय इसका संचालन करें। आइए। नमस्कार। भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद के संयुक्त तत्वाधान में सिंपलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के सौजन्य से आयोजित इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सम्मेलन के तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज का हमारा सत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित है। हम सर्वप्रथम अपने अतिथियों का मंच पर स्वागत करते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी आज के इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह। आप मेघालय की राजधानी शिलांग के नेहरू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। आपने हिंदी तथा पूर्वोत्तरीय
अनेक भाषाओं में अनुवाद तथा तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष कार्य किया है। आपके 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। आपका स्वागत है सर। आपको आज के इस सत्र में अध्यक्ष के रूप में पाकर सचमुच हम गौरवान्वित हैं। मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर मिलन रानी जमातिया को, जो त्रिपुरा से आई हैं। आप त्रिपुरा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपका पूर्वोत्तर के विभिन्न प्रांतों के लोक साहित्य पर विशेष कार्य है। डॉक्टर मिलन रानी जमातिया, कृपया आप मंच पर आएं। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अनुजा बेगम। आप असम से आई हैं। आप संदिकय बालिका महाविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापिका हैं। हिंदी एवं पूर्वोत्तर की भाषाओं में पारस्परिक अनुवाद के अलावा आपकी कविताएं, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आपका स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर वीरभद्र करकी ढोली। आप सिक्किम से पधारे हैं। आप नेपाली भाषा साहित्य के चर्चित लेखक हैं। आपके द्वारा अनुदित 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर वीरभद्र करकी ढोली, कृपया आप मंच पर आएं। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मंजू रानी सिंह जी को। डॉक्टर मंजू रानी सिंह, मैम आप कृपया आप मंच पर आएं। आप शांति निकेतन विश्वविद्यालय से हैं, पश्चिम बंगाल में। आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बुलाना चाहते हैं डॉक्टर मंजू रानी सिंह जी को। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं डॉक्टर जय कौशल को। आप त्रिपुरा से पधारे हैं। आपका मंच पर स्वागत है। डॉक्टर जय कौशल, विगत 2 दिनों से हिंदीतर प्रांतों एवं विदेशों में हिंदी भाषा साहित्य दशा और दिशा पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले 4-5 सत्रों में देश विदेश से आए साहित्यकारों और विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रांतों में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की दशा और दिशा को कई दृष्टिकोणों से रेखांकित किया है। कई महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने उभर कर आई हैं, जैसे हिंदी जन सामान्य की भाषा है। हिंदीतर प्रांतों में संपर्क भाषा के रूप में मान्य है। हिंदी के और अधिक प्रचार प्रसार के लिए इसका रोजगार से जुड़ना आवश्यक है। प्रांतों में लिखे जा रहे हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। हिंदी को बड़ी बहन की भूमिका में आकर और भी उदार होना चाहिए। इस तरह की कई महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने उभर कर आई हैं। आज हम अपने विद्वानों से और भी बहुत सारी बातें सुनेंगे, समृद्ध होंगे। मैं अब इस सत्र में विलंब न करते हुए सर्वप्रथम वक्ता के रूप में
आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अनुजा बेगम को। आप आएं और अपने विचार रखें। नमस्कार। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित सम्मानित विद्वजनों एवं विद्यार्थियों, मेरा विषय है असम में हिंदी की स्थिति, दशा और दिशाएं। असम मूलतः भारतवर्ष के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रदेश है जिसकी प्रांतीय भाषा मूलतः असमिया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार असम में असमिया भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 48.8%, बांग्ला भाषा 27.5%, बोडो भाषा 60.8%, नेपाली भाषा 2.12% एवं हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 5.88% है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाभाषी बोलने वाले लोगों की संख्या भी है जो है क्रमशः 11.8%। अब इस आंकड़े से हमारा तात्पर्य हिंदी भाषा से है जो हम सभी भारतीयों की राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा तथा राजभाषा है। तो प्रांतीय प्रदेश में हमारी राष्ट्र की भाषा की स्थिति किस दिशाओं की ओर अग्रसरित हो रही है, उसी विषय पर हमें अपने विचारों को जागृत करनी है। असम में हिंदी की एक पूर्व परंपरा रही है। मैं सबसे पहले महापुरुष श्रीमान शंकरदेव का नाम लेना पसंद करूंगी क्योंकि वे असम के वे महान संत थे जिन्होंने हिंदी को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था। उन्होंने द्वारका से लेकर बद्रीनाथ तथा रामेश्वरम तक पदयात्रा की थी तथा उन अंचलों के साहित्य, संस्कृति, सभ्यता तथा जनजीवन से अपना संपर्क स्थापित किया था जिसे उस समय के भारतीय संतों की माध्यम भाषा कही जाती थी। शंकरदेव के गीतों एवं नाटकों में प्रयुक्त भाषा ब्रजबोली थी जिसे आगे इतनी लोकप्रियता मिली कि वही भाषा उस काल के यानी मध्यकाल के खुले रंगमंच की एक नाट्य भाषा बने। इसके पश्चात उनके अनुयायियों ने इस भाषा के विकास पर बल दिया है। हालांकि हम सभी इस बात से ज्ञात है कि संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी के प्रचार के लिए महामानव महात्मा गांधी के योगदान सराहनीय है। महात्मा गांधी जी सन 1921 में असम आए थे तथा उन्होंने असम में हिंदी प्रसार की बीज बो दिया था। वे राष्ट्र प्रेम एवं हिंदी प्रेम को एक मानते थे। गांधी जी के आह्वान पर लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी ने वकालत छोड़ दिया था तथा राष्ट्रहित एवं देशोद्धार को ही अपना प्रमुख लक्ष्य माना था। उन्हीं के आग्रह पर काका साहेब कालेलकर ने भारत में हिंदी प्रचार का कार्य अपने हाथों में लिया था एवं असम में बाबा राघवदास को सन 1937 में भेजा गया। उन्होंने हिंदी प्रचार कार्य के उद्देश्य से जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नौगांव, गुवाहाटी इत्यादि स्थानों का भ्रमण अनेक लोगों के साथ किया तथा उन पर हिंदी प्रचार का कार्यभार सौंप दिया, जिनमें अंबिका प्रसाद त्रिपाठी, सूर्यवंशी मिश्र, वैकुंठनाथ सिंह आदि उल्लेखनीय है। असम में हिंदी की आज जो स्थिति है इसके लिए मैं इस अवसर पर वे महान वीरों एवं नेताओं को नमन करना चाहूँगी जिन्होंने देश हित के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी का समुचित प्रसार कार्य को अधिक महत्व दिया था। असम से थे वे महान महानुभाव देशभक्त तरुणराम फुकन, कर्मवीर रविंद्रचंद्र बरदलै, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै, त्यागी हेमचंद्र बरुआ, शिक्षा शास्त्री शरद चंद्र गोस्वामी, हिंदी प्रेमी अमल प्रभा दास, सफल साहित्यिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बरुआ, भाषाविद डॉक्टर वाणीकांत काकती तथा महापंडित तीर्थनाथ शर्मा आदि। वर्तमान संदर्भ में असम में हिंदी की स्थिति संतोषजनक ही है। असम में असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति है जिसकी स्थापना वर्ष 1938 में लोकप्रिय भारत रत्न गोपीनाथ बरदलै की अध्यक्षता में हुई है। आज भी यह समिति हिंदी के प्रसार में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। सन 1948 से ही यह समिति पूरे पूर्वोत्तर में हिंदी परीक्षाएं अनुष्ठित करती आ रही है तथा सन 1951 से क्रमशः समिति के मुखपत्र राष्ट्र सेवक का भी प्रकाशन हो रहा है। आज हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि अब समिति में करीब 20,000 पंजीकृत प्रसारक भी है।
राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वर्धा की शाखा मेघालय राष्ट्रभाषा प्रसार समिति शिलोंग, असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रसार समिति जोरहाट का भी हिंदी में प्रसार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। मेघालय राष्ट्रभाषा प्रसार समिति शिलोंग की एक शाखा गुवाहाटी में भी है और वे असम में विविध विषयों पर सम्मेलन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, पुस्तक विमोचन समारोह, राष्ट्रीय कार्यशाला, नवलेखक शिविर, कवि सम्मेलन, साहित्यिक गोष्ठी आदि का आयोजन करके असम में भी हिंदी भाषा की प्रयोजनीयताओं को लोगों तक पहुंचाया है तथा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असम में हिंदी की पठन पाठन की व्यवस्था भी ठीक ही है। असम के शिक्षानुष्ठानों में हिंदी विषय की शिक्षा दिए जाते हैं। हिंदी भाषा के पठन पाठन की व्यवस्था महाविद्यालयों में आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में, वैकल्पिक या ऐच्छिक भाषा के रूप में, विशेष विषय यानी मेजर के रूप में लागू है। बीएड में हिंदी का एक मेथड पेपर है। विश्वविद्यालयों में एमए, स्नातकोत्तर, एमए, एमफिल और पीएचडी के रूप में भी हिंदी अध्ययन की व्यवस्थाएं हैं। कहीं कहीं आंशिक प्रश्न पत्र के रूप में स्नातकोत्तर में हिंदी पढ़ाई जाती है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कॉटन राज्य विश्वविद्यालय में भी असमिया विभाग में आंशिक प्रश्न पत्र के रूप में हिंदी का अध्ययन होता है। इसी तहत हिंदी की समृद्ध साहित्य के अमित हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद लिखे दहेज समस्या आधारित उपन्यास निर्मला, फणीश्वरनाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास मेला आंचल, पंचकृत कविताएं मौन निमंत्रण, उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी एवं अनेक हिंदी की महान विभूतियों एवं उनके साहित्य से हमारे विद्यार्थी प्रभावित रहते हैं, जो हम असम प्रांतीय लोगों के लिए गर्व की बात है। हालांकि हमारे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 100% नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं वे बहुत ही जागरूक तथा सचेत है। असम के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हिंदी की उपयोगिता को उपलब्धि करते हुए वर्ष में विशिष्ट व्याख्यान, कार्यशाला, राष्ट्रीय संगोष्ठी, हिंदी दिवस आदि का भी आयोजन किया जाता है, जिससे हिंदी के विद्यार्थी काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। व्यवहारिक हिंदी या कामकाजी हिंदी के लिए असम में पीएचडी, पीजीडीटी यानी अनुवाद पाठ्यक्रम की भी व्यवस्थाएं हैं। असम के लोग अनपढ़ लोग भी हिंदी मतलब हिंदी और असमिया दोनों को मिश्रित करते हुए अपनी राष्ट्रभाषा की मान की रक्षा करते हैं। आज बाजारीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौर में असमवासी भी हिंदी भाषा की उपयोगिता से परिचित है। हम निराशा से नहीं बल्कि इस आशा से आगे बढ़ेंगे कि असम में हिंदी की कली का जो अर्धपुष्पित रूप है उससे और ज़्यादा जागरूक होकर पूर्ण पल्लवित करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि असम की जन जन भी हिंदी भाषा स्नेह को जीवित रखेगी और अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यक्रम में मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग करेगी। आज भूमंडलीकरण के दौर में साहित्य, संस्कृति, भाषा सभी एकता के सूत्र में बंध गए हैं। एक हृदय हो भारत जननी आज विश्वभूमि को भी एकता के सूत्र में बांधने की ओर अग्रसरित है तथा हम प्रत्येक जन इसमें अपनी भरपूर सहयोग देंगे। यहाँ पर एक बात उल्लेख करना चाहिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली भारत सरकार के प्रति तो हम अहिंदी असमवासी विशेष रूप से आभारी है, क्योंकि निदेशालय हिंदीतर भाषी प्रदेशों के लेखक विद्यार्थियों के लिए जो सुविधाएं दी है वह अन्यत्र दुर्लभ है। निदेशालय हिंदीतर भाषी प्रदेशों के उन नवीन प्रतिभाओं को खोज निकालते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सृजनात्मक लेखन की प्रतिभा छिपे रहते हैं। हिंदीतर भाषी हिंदी नवलेखक शिविर में हमारे असम से भी भारत के विभिन्न स्थान पर नवलेखक लेखिकाएं गए हैं तथा अपनी अनुदित हो या मौलिक लेखन कला से हिंदी के प्रति रहने वाले स्नेह और दायित्व को निभाया है। निष्कर्षतः मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक उद्धृति से अपने व्याख्यान को विराम देना पसंद करूंगी। यथा आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक एक दल प्रांतीय भाषा और साहित्य संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमें सुंदर साहित्य सृष्टि हुई है अपने अपने घर में रानी बनकर रहे,
प्रांत के जनगण के हार्दिक चिंतन की प्रकाश भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमनी हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। एक अद्भुत बात है कि हम आज भाषा के विषय में जब बात करते हैं तो हिंदी भाषा को प्रांतीय भाषाओं के विरोध में या उससे कहीं दूर खड़ी देखते हैं, लेकिन जरा सा सोचने की बात है कि आज हम जिस संपर्क भाषा हिंदी की बात कर रहे हैं, क्या वो तुलसी, कबीर, सूर, मीरा इनके द्वारा निर्मित हिंदी साहित्य की भाषा है, अथवा वह खड़ी बोली है जिसको किसी प्रांत विशेष के साथ शायद हम रेखांकित नहीं कर सकते। वस्तुतः खड़ी बोली भारतीयता और भारत का पर्याय बनती जा रही है, इसीलिए वह सभी प्रांतों को जोड़ने और उनके बीच एक संपर्क सेतु स्थापित करने का कार्य करने में सक्षम भी हो रही है। खैर, अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर जय कौशल जी को। वे आएं और अपनी बात को संक्षेप में रखें। डॉक्टर जय कौशल जी। शुक्रिया डॉक्टर शुभ्रा जी। इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह जी, मेरी साथी वक्ता प्रोफेसर मंजू रानी सिंह जी और मोहतरमा, माफ़ी चाहूँगा नाम भूल रहा हूँ, और इस सभागार में पूरे देश से और देश के बाहर से आए साथियों। मैं त्रिपुरा से आया हूँ और मेरा विषय जाहिर सी बात है जो दिया गया है वो है त्रिपुरा में हिंदी भाषा साहित्य दशा एवं दिशा। तो जिस तरह के पैटर्न का ये विषय है, मैं त्रिपुरा में हिंदी की जो दशा रही, त्रिपुरा में हिंदी की जो दशा है और उस दशा से जो दिशाएं तय हो सकती हैं, मैं उन पर अपनी बात रखूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि वहाँ स्कूलों में हिंदी की स्थिति क्या है, वहाँ अहिंदी भाषी जो लोग हैं, जो कि त्रिपुरा के अपने लोग हैं, वे क्या हिंदी में लिख रहे हैं, और अगर लिख रहे हैं तो कितने हैं और कौन है और क्या लिख रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ से माने त्रिपुरा के बाहर से जो लोग गए हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो व्यापार के लिए लोग गए हैं, ONGC और दूसरी जगहों पर जो लोग काम करने के लिए गए हैं, नौकरी के सिलसिले में गए हैं, उन्होंने जाकर हिंदी के साथ क्या किया है, मैं इस पर भी अपनी बात रखूंगा। त्रिपुरा के बारे में आप सब जानते हैं, एक ऐसा प्रदेश है पूर्वोत्तर का जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। एक ऐसा प्रदेश है जहां 2 भाषाएं बोली जाती हैं, बांग्ला और कॉकबरक। बांग्ला वहाँ के जो बंगाली लोग हैं वो बोलते हैं, और वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो अधिकतर, हालांकि वहाँ 19 जनजातियाँ पाई जाती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से अधिकतर कॉकबरक भाषा बोलते हैं। उसके अलावा अंग्रेज़ी चलती है और हिंदी चलती है। तो 4 भाषाएं वहाँ हैं, बांग्ला है, कॉकबरक है, अंग्रेज़ी है और हिंदी है। मैं अगर बाज़ार की बात करूँ तो पिछले 9 वर्ष से मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि मैंने अपनी इच्छा से ज़रूर वहाँ की भाषाएं सीखने का प्रयास किया है। मैं बांग्ला सीख रहा हूँ, कॉकबरक सीख रहा हूँ,
अंग्रेजी सीखने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदी से मेरा काम लगातार आज तक चलता रहा है। ये हिंदी की वहाँ लोक में या जन में, आम जन में उपस्थिति है। मित्रों, एक ऐसा समय भी आया, हम बात साउथ इंडिया की करते हैं कि हिंदी का विरोध हुआ। त्रिपुरा भी वैसा राज्य है जहां एक बार हिंदी का विरोध हुआ है। वहां के एक लेखक हैं श्री रमेंद्र कुमार पाल। अगर मैं उन्हें त्रिपुरा में हिंदी का संत कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, वो व्यक्ति बंगला भाषी है और त्रिपुरा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वहाँ चला रहे हैं और बचपन से हिंदी के प्रति उनका अनुराग देखते ही बनता है। एक अहिंदी भाषी व्यक्ति, हिंदी के प्रति वैसा अनुराग, मैं उनकी 2 किताबें लाया हूँ, उन्होंने ओरिजिनली लिखी हैं। उनका एक उपन्यास भी है माँ। उन्होंने वहाँ की जनजातीय भाषाओं से हिंदी को मिलाने के लिए प्राथमिक कॉकबरक भारती लिखी है। यह देवनागरी में उन्होंने कॉकबरक को लिखने का प्रयास किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। जब बात नागरी में ढेर सारी भाषाओं के लिखने की जा रही हो तो उसका ये एक उदाहरण आपको मिलता है। कॉकबरक की अपनी कोई लिपि नहीं है, उसको रोमन में भी लिख रहे हैं, बांग्ला में भी लिख रहे हैं, देवनागरी में भी लिख रहे हैं। इन्होंने उसे देवनागरी में लिखने का प्रयास किया है। श्री रमेंद्र कुमार पाल हमारे पास ऐसे एक व्यक्ति हैं। मेरे पास उनका एक कोटेशन है। उन्होंने लिखा है 1961 की बात है। त्रिपुरा के हर विद्यालय में हिंदी शिक्षक की नियुक्ति, हर महकमे में हिंदी प्रचार केंद्र, राजधानी अगरतला में हिंदी निदेशालय के साथ हिंदी शिक्षक कॉलेज आदि की स्थापना के प्रयास हुए थे। सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। 1961 की बात कर रहा हूँ। विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि स्कूलों से हिंदी बंद की जाने लगी, अध्यापकों को हटाया जाने लगा और हिंदी कमज़ोर पड़ने लगी। एक मेहरोत्रा सर हैं हमारे वहाँ, जो कि बिहार से उसी 50-60 के दशक में गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने हिंदी की अलख जगाई थी। आज भी वहाँ मौजूद हैं। वहाँ जाकर उन्होंने हिंदी में लिखा, हिंदी में लोगों को पढ़ाया और बहुत सारे उनके स्टूडेंट आज हिंदी में लिख पढ़ रहे हैं। हिंदी की अलख जगाने में ये 2 लोग बाहर से गए, मेहरोत्रा सर और वहाँ के श्री रमेंद्र कुमार पाल हैं, जिन्होंने त्रिपुरा में हिंदी को ऐसा बढ़ावा दिया कि आज हिंदी विश्वविद्यालय में खुल गई है, 5-6 कॉलेजों में है, स्कूलों में है, ढेर सारे स्कूलों में हिंदी है। वो अलग बात है कि 2273 स्कूल वहाँ प्राइमरी के हैं, जहाँ सिर्फ 10 स्कूलों में हिंदी है। ये एक स्थिति है। मेरे पास आंकड़े भी हैं। माध्यमिक स्कूल 539 हैं, जहाँ सिर्फ 3 स्कूलों में हिंदी है। उच्च माध्यमिक स्कूल 392 हैं, जिसमें सिर्फ 8 स्कूलों में हिंदी है। कॉलेजों में वहाँ सिर्फ 5 कॉलेजों में हिंदी ऑनर्स है। हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं वहाँ ज़रूर हिंदी विभाग है। विश्वविद्यालय में बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं, एमए है, आईएमडी है और पीजी डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन है। ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो कोर्सेज हैं। तो हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। एक ज़माना ये भी था हिंदी का कि वहाँ दूरदर्शन में और रेडियो में हिंदी बिल्कुल नहीं चलती थी। आज वहाँ हिंदी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं। हिंदी में जो अनुवाद का कार्य हुआ है बांग्ला से, कॉकबरक से, वो 2। एक मैं आपको बता सकता हूँ, डॉक्टर मिलन रानी जमातिया यहाँ नहीं आई हैं, उनकी 3 किताबें हिंदी में आ चुकी हैं। वो कॉकबरक से लगातार हिंदी में काम कर रही हैं। उनकी एक किताब है मेरे पास, कॉकबरक की प्रतिनिधि कविताएँ, और ये हिंदी में है। वो हिंदी में वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनका हिंदी कॉकबरक शब्दकोश भी आ चुका है केंद्रीय हिंदी संस्थान से। हिंदी में उन्होंने कॉकबरक की कहानियों का अनुवाद भी किया है। ये उनका एक काम है। अभी इन दिनों जो काम हम लोग कर रहे हैं हिंदी में,
जमातिया जनजाति के लोकगीतों का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं और वो अगले 1 से 2 महीने में वो किताब आ जाएगी। इस बीच एक और काम हुआ है, आप लोग जानते होंगे, अद्वैत मल्लवर्मन त्रिपुरा के थे असल में, और ये उनका अनुवाद हमने किया है। तितासिक नदी का नाम, तितासिक नदीर नाम आप सारे लोग जानते होंगे। ये सब त्रिपुरा से जुड़े हिंदी के काम हैं जिनमें अनुवाद है, मूल लेखन है और हिंदी का प्रचार प्रसार है। आज हिंदी ये है कि आप जाएं, आप सिर्फ हिंदी जानते हो, आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर दूसरी भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी आप सीखें, उसमें काम चलाइए, लेकिन हिंदी में आपका काम बहुत मज़े में चलेगा। हिंदी बहुत अच्छे से त्रिपुरा में चल रही है, ये मैं बात कह सकता हूँ, और ये बहुत उम्मीद की बात है। हिंदी इसी तरह से आगे बढ़ेगी। हमारे स्टूडेंट सब ढेर सारे कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ाने लगे हैं। आसपास के जितने राज्य स्तर के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें भी हिंदी और बढ़ रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि हिंदी का भविष्य त्रिपुरा में भी उज्ज्वल है। आप लोग आश्वस्त हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जय कुशल जी। बिल्कुल सही बात है कि यदि हम हिंदी जान रहे हैं, हिंदी जानते हैं, तो हिंदीतर प्रांतों में आराम से ज़िंदगी कट सकती है और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मंजू रानी सिंह जी को कि वे आएँ और अपना वक्तव्य रखें। नमस्कार। मंच पर विराजमान शैलेंद्र सिंह जी को मेरा अभिनंदन, और बेगम तनुजा और जय कौशल जी, उन्हें भी शुभकामनाएं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों से आए हुए विद्वद्गण और हमारे विद्यार्थी, सबको मेरा अभिनंदन और शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं श्री विट्ठल दास मूंधड़ा जी को हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता, जिनका व्यक्तित्व निश्चय ही बड़ा ही रचनात्मक रहा होगा, उनकी स्मृति में यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। वैसे तो पुत्र अपने पिता के लिए बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करता है, लेकिन यह कलकत्ता नगरी और मैं कहूँगी कि पश्चिम बंगाल की एक सांस्कृतिक इस धरती पर जो हमें स्वतः ही रचनात्मक कार्यों के संस्कार देता है, उससे ही प्रेरित होकर मुझे लगता है कि सहज ही ऐसे रचनात्मक कार्य हो जाते हैं, जिसे मूंधड़ा जी ने यहाँ रूपायित कर दिखाया है। सपने बहुत लोग देखते हैं, पर उसे रोकना इतना सहज नहीं होता। मैं भारतीय भाषा परिषद में सीताराम सक्सेरिया जी के प्रति बहुत कृतज्ञ रहती हूँ, हमेशा अनुभव करती हूँ, और भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय विद्या मंदिर, इन 2 और कहे 3 संस्थाओं ने अभी तक कलकत्ते की
सांस्कृतिक धरती को एक रचनात्मकता से हमेशा अपनी सक्रियता दी है और मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि यह उन्होंने व्यावसायिक मनस्थिति के बावजूद व्यवस्था के साथ उन्होंने इतने व्यवस्थित ढंग से इतनी बड़ी संगोष्ठी की। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि कल बहुत सारे प्रदेशों से जो बातें आई उसमें ये बात आती है कि हम भारतीय भाषाओं के अस्तित्व पर एक बार विचार करें, ना कि केवल हिंदी, क्योंकि हिंदी पर खतरा यानी भारतीयता पर खतरा है और भारतीय भाषाओं पर। तो मैं ये कहना चाहूँगी, बंगाल की ओर से बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जैसा कि कल कहा गया कि अगर हिंदी का विकास देखा जाए तो बंगाल ने एक ज़माने में स्वतंत्रता से बहुत पूर्व उसका एक इतिहास है कि हिंदी के लिए यहाँ कितने अगाध कार्य हुए। तो आज भी मैं कहना चाहूँगी कि बंगाल की यह प्रवृत्ति निरंतर लिए हुए है और इसका एक प्रमाण तो यही संगोष्ठी है, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। यह भी कलकत्ते की विशेषता ही हो सकती है, मुझे लगता है। इतने लोगों को हम बुला सकते हैं और हो सकता है कि कुछ असुविधाएं हुई हों, लेकिन इस तरह की संगोष्ठी अन्य प्रदेशों में भी हों तो भारतीयता के स्तर पर बहुत बड़ा कार्य होगा। मैं शांति निकेतन में रहती हूँ और 40 वर्षों से वहाँ हूँ, तो मैं थोड़ी सी बात वहीं की करना चाहती हूँ कि मैं रविंद्र की धरती पर कुछ ऐसे कार्य देखकर समझती हूँ कि वह आज भी प्रेरक भूमि है। मुझे कहा गया कि मैं कुछ वैसी बात कहूँ जो कल से आज तक नहीं कही गई, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना तो आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं के बहुत सारे अनुवाद प्राप्त हैं, अकादमी से भी हुए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ एक बहुत ही रचनात्मक पक्ष है, वह है बाउल संगीत। अभी शुभ्रा ने कहा कि आज की जो खड़ी बोली है, क्या मीरा, कबीर, तुलसी उनकी भाषा है, लेकिन वो हिंदी है। आज खड़ी बोली या एक अर्जित भाषा है, तो इस भाषा में आज भी रविंद्रनाथ की कविताओं के अनुवाद हो रहे हैं जो उपयोगी हैं। और एक चीज़ आपको यहीं मिलेगी, वह भाषा प्रेम का एक बहुत बड़ा नमूना है कि बाजार में, होटलों में, किसी भी अनुष्ठान में आप काव्य संगीत अगर सुन सकते हैं तो वो बंगाल में ही है, और रविंद्र संगीत। तो होटलों में जाइए, रविंद्र संगीत सुनने को मिलता है। तो यह एक प्रेरणा है कि हम निराला संगीत, प्रसाद संगीत, महादेवी संगीत और हिंदी काव्य संगीत का विकास करें। तो यहाँ यह कार्य हो रहा है और उसका नमूना आज सुबह आपने निराला संगीत को सुनकर पाया है। वह कार्य भी बंगाल में हो रहा है और बाउल संगीत का भी बड़ा अनुवाद आपको शांति निकेतन से प्राप्त होगा। तो इस तरह यहाँ इस कार्य हो रहे हैं और ज़रूरत है कि हम उसका आकलन करें, जो इस तरह के संवाद से यह जो इतने प्रदेशों और इतने देशों से लोग आकर अगर भाषा पे बात करेंगे तभी संभव है। और मैं सोचती हूँ कि यह कार्य संजय जी ने कल कहा था
उड़ीसा से हैं वो, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जो भी हिंदी पर कार्य अन्य प्रदेशों में हो रहे हैं वे भी हिंदी की रचनाओं में और सिलेबस में शामिल अगर किया जाए और उसको लेकर इनका इतिहास बनाया जाए तो हिंदी भाषा और भारतीयता के पक्ष में एक बड़ा कार्य होगा। मैंने भी कई अनुवाद किए हैं रविंद्रनाथ के, तो 2 पंक्ति आपको उनकी एक कविता की मैं सुनाना चाहती हूँ। उनका एक गीत है, तिमिर दारण मिहिर दरसो, तिमिर दारण मिहिर दरसो। ये आपने निराला का सुना। और उनका है, निबिड़ घन आंधारे जोले छे ध्रुव तारा, मन रे मोर मेघेर होश ना दिसे हारा, निबिड़ घन तिमिर में जलता है ध्रुव तारा, मन रे इस पथ में हो ना दिशहारा, निबिड़ घन तिमिर में। इस तरह के अनुवाद आपको मिलेंगे और जो रविंद्र संगीत की स्वर लिपि में ढाले गए हैं। तो इस तरह के कार्य यहाँ हो रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह का आपको प्रेरक कार्य बंगाल में मिलेगा और वो बहुत महत्वपूर्ण है इस दिशा में। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू जी। ये हमारा सत्र अब समापन की ओर बढ़ रहा है। हम अपना अध्यक्षीय वक्तव्य सुने, इसके पूर्व हमारे पास 4 नाम हैं, श्री प्रकाश सिंह जी, श्रीमती हीराबाला दास, प्रोफेसर चिन्मय डेका और डॉक्टर अनुपम माथुर। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप सब कृपया तैयार रहें और 2-2 मिनट में अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। मैं बुलाना चाहूँगी सबसे पहले श्री प्रकाश सिंह जी को। श्री प्रकाश सिंह जी, आप केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उमियाम में शिलांग में कार्यरत हैं। आप अपनी बात को 2 मिनट में रखें। श्री प्रकाश सिंह जी। जी, मंच को सादर नमन एवं उपस्थित विद्वत जन को भी मेरा प्रणाम। कल से बातें बहुत काफ़ी हो चुकी हैं और 2 मिनट चूँकि मुझे में मौका मिला है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तैयारी तो मेरी थी कुछ बातें करने की, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो संक्षिप्त में मैं हिंदी के विशेषताओं के बारे में बात करूँगा। मैं मेघालय से आया हूँ और मेघालय में हिंदी की स्थिति को मैं देखकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमें कहीं भी किसी भी रूप में हिंदी को वहाँ कमज़ोर नहीं दिखी। टूटे फूटे में गांव के दुर्गम इलाकों में भी आप जाएंगे तो आप हिंदी में आप अपनी बात कर सकते हैं, उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। हमारी स्थिति, हिंदी की स्थिति इतनी अच्छी क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा एक नवीन चीज़ मैंने इस पर अध्ययन किया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी हिंदी इतनी तीव्र गति से स्वतः क्यों बढ़ रही है। हमारे हिंदी में काफ़ी वैज्ञानिक बताया गया है कि भाषा जो है संवाद की भाषा होती है, लेकिन मात्र संवाद के लिए जो भाषा होती है वो सशक्त नहीं सकती है। सशक्त भाषा बनने के लिए वो आत्मा की भाषा होनी चाहिए, मृदुल और सरल भाषा होनी चाहिए। आप देखेंगे कि वो यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें मात्र 10% भाषा ही अस्तित्व में रह गई है। इससे विदित है कि भाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं हो सकती है। वो सशक्त बनने के लिए उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए जो हमारे हिंदी में है। भाषा संवाद का साधन नहीं, वरन वह स्वहित, परहित और सर्वहित का संसाधन है। और सौभाग्य से हिंदी इसी तरह की सर्वगुण संपन्न एवं सशक्त भाषा है,
यह संस्कार, संस्कृति, व्यवहार और परिवार की भाषा है। इसकी व्युत्पत्ति आज से लगभग 1000 पूर्व भाषाओं की जनित संस्कृत से मानी जाती है। यही कारण है कि हिंदी न सिर्फ संवाद का अपितु संस्कार का, सौहार्द का और आह्लाद की भाषा बन बैठी है। इसका स्वभाव सरल, सरस एवं उदार है। इसकी ध्वनि मृदुल तथा मनमोहक है और इसका हृदय बहुत विशाल है। यह अन्य भाषाओं का पोषक है। इसकी व्यंजन ध्वनि वैज्ञानिक है तथा इसकी ध्वनि उच्चारण से प्रयुक्त शारीरिक अवयव अंगों का कंपन या स्पंदन योग विज्ञान पर आधारित है। नासिक ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, अल्पप्राण ध्वनि, स्पर्श ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि आदि इसकी ऐसे चीज़ें हैं जो स्वतः ही आपको योगा की अन्य प्रक्रियाओं से आपके हर अंग को सक्रिय कर देती है। ओम की ध्वनि का महत्व विशेष रूप से आप पूरे विश्व में स्वीकारा जा चुका है। वैज्ञानिक आधार पर इसकी पुष्टि हो चुकी है। अतः हिंदी अपनी इसी चमत्कारी गुणों के कारण एक महान और सशक्त भाषा बन बैठी है। हिंदी अपना विस्तार दो तरह से कर रही है। एक है केंद्राभिमुख शक्ति, दूसरा है केंद्रापरक शक्ति। ये हमने नया अध्ययन किया है मैडम। केंद्राभिमुख शक्ति से हिंदी अपनी खुद की शक्ति बढ़ाकर अपना विस्तार पाती है। कई उपभाषाओं और कई तरह के शब्दों तथा शैलियों को अपने खुद में समेटते हुए उन्हें अपना बना लेती है और अपना विस्तार करती है। इसने कई उपभाषाओं जैसे अवधी, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, मगही और कई अन्य देसी विदेशी शब्दों जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, यूनानी आदि के साथ अनेक अन्य भाषाओं के शब्दों को अंगीकार करने का इसमें अद्भुत गुण विद्यमान है। यह न सिर्फ भाषाओं या एवं दूसरे शब्दों को अपना बनाया है, अपितु इसने दूसरे अनेक शैलियों जैसे उच्च हिंदी, दक्षिणी रेखता उर्दू तथा हिंदी उर्दू को भी अपनाकर अपना विस्तार कर लिया है और यह अभी जारी है। अपनी दूसरी शक्ति, केंद्रापसारक शक्ति से हिंदी दूसरे कई अन्य भाषाभाषी क्षेत्रों के लोगों द्वारा सहज स्वीकार की जा रही है और स्वतः बोली जा रही है। यह ललित साहित्य के साथ साथ आमजन की संपर्क भाषा के रूप में बोली जा रही है। यह एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक भाषा बन गई है, जिसके कारण देश और विदेशों के लोग अपनी विकास की संभावनाएं इसमें तलाशने लगे हैं। यह गुण किसी अन्य भाषा में दुर्लभ है। आप लोग देखेंगे महोदय कि चाइनीज भाषा को बोला जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी भाषा है और अंग्रेजी को भी वैश्विक भाषा के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती है, लेकिन वो एक संकुचित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गई हैं। जैसे चाइनीज भाषा है जो चाइना और उसके आसपास की भाषा देशों में ही बोली जाती है, और अंग्रेजी भाषा चूँकि वैश्विक भाषा इसलिए बन गई है कि कुछ भाषाएँ या तो थोपी गई हैं या उसको इतने प्रचार प्रसार के माध्यम से फैलाया गया है। तो पहले आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के अधीन पूरा विश्व जो है अंग्रेज़ों के अधीन था, या तो भाषाएं उनके द्वारा थोपी गई या उन्होंने किसी तरह उनको उस पर लादा गया। लेकिन हमारी हिंदी भाषा स्वतः अपनी इन्हीं दो शक्तियों के कारण स्वतः अपनाई जा रही है। ये स्वतः फैलने की विशेषता रखती है, अपना विस्तार खुद कर रही है। वही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि दूसरी कई भाषाएं विस्तार पा सकी हैं जो या तो थोपी गई हैं या किसी बाह्य शक्ति के माध्यम से फैलाई गई हैं। अन्यथा कई भाषाएं ऐसी भी हैं जो या तो किसी निश्चित क्षेत्र तक सिमट कर रह गई हैं अथवा विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हुई हैं, जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, जो हमने छोड़ दिया था पैराग्राफ समय के अभाव में। इस प्रकार हिंदी के आंचल में अनेक उपभाषाएं, बोलियां एवं अनेक शैलियां मुस्कुराती है। इसकी लोरी में तद्भव, तत्सम, देशी और विदेशी शब्द किलकारियां मारते हैं, जिनका आनंद अब सभी उठाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, उसी प्रकार हिंदी भाषा और क्षेत्र निरपेक्ष है। इसका व्याकरण, वर्तनी, वाक्य संरचना एवं उच्चारण अद्भुत एवं वैज्ञानिक है और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यह सबकी चहेती बन बैठी है और इसका विस्तार स्वाभाविक रूप से निरंतर अति तीव्र गति से हो रहा है। तकरीबन 171 भाषाओं और 440 बोलियों के साथ 125 करोड़ आबादी वाला भारत देश के समस्त हिंदीतर प्रदेशों एवं क्षेत्रों, केरल, कर्नाटक, इसकी बात हो गई है, चारों तरफ विस्तार पा चुकी है और आमजन की संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। मैं अभी पिछले वर्ष केरल गया था, तमिलनाडु गया था, कहीं हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत सरलता से मैंने अपनी बात कर ली थी हिंदी में और वहाँ से प्रतिक्रिया मिल रही थी।
यहाँ ये उल्लेखनीय है कि चीनी और अंग्रेजी भाषा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में भले ही प्रथम और दूसरे स्थान पर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका विस्तार मुख्यतः कुछ देशों तक ही सीमित है। चीनी भाषा मुख्यतः चीन, ताइवान, सिंगापुर में बोली जाती है, जबकि बहुराष्ट्रीय भाषा की दम भरने वाली अंग्रेजी मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं ब्रिटेन में सर्वाधिक रूप से बोली जाती है। यहाँ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी जो बहुराष्ट्रीय भाषा होने का गुमान भरती है, वह दूसरे मुल्कों पर थोपी गई भाषा है। अंग्रेजों के गुलाम रहे देश इसका प्रमाण है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। वही लगभग 80 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा भले ही तीसरे स्थान पर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसके विस्तार को देखते हुए इसे ही सही अर्थों में वैश्विक भाषा होने का गौरव प्राप्त होना चाहिए। यह फिजी, मॉरिशस, गायना, सूरीनाम, नेपाल, पाकिस्तान में तो बोली जाती है। अब तो जर्मन सहित अन्य विदेशी लोग भी हिंदी को एशियाई जनसंख्या के एक बड़े भाग के संपर्क साधने का सशक्त माध्यम मानने लगे हैं। इसकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाहरी कई मुल्कों के लोग बड़े शौक से इसे सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उपसंहार कर दे रहे हैं मैडम। अतः यह स्पष्ट है कि हिंदीतर प्रांतों एवं विदेशों में हिंदी भाषा का भविष्य उज्ज्वल है। इसकी दशा और दिशा दोनों ही गौरवान्वित करने वाली है। आवश्यकता है कि हम अपने इस भाषा पर गुमान करें और इसे बोलने में स्वाभिमान महसूस करें। सरकारी, गैर सरकारी तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न नीतियों एवं परियोजनाओं के तहत हिंदी का प्रचार प्रसार करने के कार्य किए जा रहे हैं। आवश्यकता है कि इसे और तीव्र करने की। इसके लिए जरूरी है कि हम संकल्पबद्ध होकर संस्थागत तथा व्यक्तिगत दोनों स्तर पर प्रचार प्रसार के पुनीत कार्य में अपना अधिक योगदान करें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना जरूर करें कि हम जहाँ भी जिस क्षेत्र में हों हिंदी में ही संवाद करें और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर सबसे अधिक है जो हिंदी भाषी हैं। अगर हम इतना भी कर सकते हैं तो अपने विशाल साहित्य लोक हित की भावना तथा उपसर्गों के द्वारा नवीन शब्दों के निर्माण की क्षमता रखने वाली हिंदी की गति स्वतः तेज हो जाएगी। अपने पथ का निर्माण खुद करती जाएगी। इसे हम सबके नैतिक उत्थान की नैतिक समर्थन की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा के लिए वेद में उद्घृत एक श्लोक हम सभी को स्मरण रखना चाहिए, जो हिंदी के लिए भी संस्कृत के समान ही पुनीत एवं प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है। यथेमा वाचः कल्याणमी वादनी जन्मेह, अर्थात यह मेरी कल्याणमयी वाणी संपूर्ण सब मनुष्यों मात्र के लिए है। ऋग्वेद ने ये कहा है। आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल, आप गंभीर विषय पर गंभीरतापूर्वक बात कर रहे हैं, लेकिन समय का ध्यान रखना है हमें और सत्र को निर्धारित समय से ही समाप्त करना है। तो कृपया आप सहयोग करें और आपसे अनुरोध है कि अपनी बातों को जितने संक्षेप में हो सके उतने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अनुपम माथुर को। कृपया आप आएँ और अपनी बातों को अति संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। धन्यवाद संचालिका महोदय, और आपकी हिदायत को मैं पूरा ध्यान रखूँगी। सम्मान्य मंचस्थ विद्वद्गण और सभागार में उपस्थित श्रोता बंधुओं, मैंने विषय अपना चयन किया था पूर्वोत्तर प्रांत में हिंदी साहित्य सृजन, और इसी के संदर्भ में मैं आपके समक्ष मिजोरम का अपना एक विशेष अनुभव पहले रखना चाहती हूँ। 1 मिनट में, मिजोरम में हमने अक्टूबर माह में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भाषा पत्रिका और मिजोरम की एक स्वैच्छिक हिंदी संस्था है विश्वव्यापक हिंदी संचार केंद्र, इनके संयुक्त तत्वावधान में एक परिसंवाद का, राष्ट्रीय साहित्यिक परिसंवाद का आयोजन किया था। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के कुछ विद्वानों ने भाग लिया। तो वे सब विद्वान एक मंच पर धीरे धीरे करके अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और श्रोताओं में उपस्थित थे वहाँ के मिजोभाषी हिंदी छात्र और कुछ वहाँ के प्रशिक्षण विद्यालय के लेक्चरर वगैरह। बीच में हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि आप लोगों को छात्रों से भी सक्रिय भागीदारी के लिए बोलना चाहिए। इसमें क्या हो रहा था कि क्योंकि वो लोग मिजो भाषा को अच्छे से समझ रहे थे, तो जो हमारे स्थानीय संयोजक थे डॉक्टर VR राल थे, बीच बीच में हमारे व्याख्यानों का मिजो भाषा में उनको अनुवाद करके समझा भी रहे थे। तो खैर, इस विषय में हमने अंग्रेजी में घोषणा की कि आप अपनी सक्रिय भागीदारी
यहाँ पर दें। जो भी प्रश्न आपके हैं विषय से संबंधित आप मिजो भाषा में बोलें और वीआर राल्ते साहब इसको हमारे तक पहुँचाएंगे और हमारी बात को आप तक अनुवाद रूप में प्रस्तुत करेंगे। अंग्रेजी में ये घोषणा क्यों की गई इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि हम 4-5 दिन तक ठहरे थे, तो वहाँ के लोगों से, जो हमारा लोकल लोगों से मिलना हुआ, वो लोग हिंदी तो बहुत ही कम जानते थे, अंग्रेज़ी भी कुछ शब्दों को जानते थे, वाक्यों में वो लोग बात ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। ये हमारा थोड़ा सा अनुभव था। इस पृष्ठभूमि के आधार पर हमने ये घोषणा अंग्रेज़ी में की। सिर्फ ये घोषणा करके मैं माइक से हटी ही थी कि एक छात्र उठ खड़ा हुआ और वो माइक पर आया और उसने हमसे यह बात कही, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसने ये कहा, आप हमसे अंग्रेज़ी में बात क्यों कर रहे हैं? हम हिंदी जानते हैं, हमने हिंदी पढ़ी है, हम हिंदी समझ भी रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। आप हमसे अंग्रेज़ी में बात नहीं कीजिए, हिंदी में ही बात कीजिए। और इतना ही नहीं, उसने मिजो भाषी छात्रों के हिंदी प्रेम का सबूत देने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। उसने वहाँ उपस्थित अपने संगीत शिक्षक को बोला, आप कृपा करके अपने पूरे समूह के साथ एक संगीत, अपना एक गीत, हिंदी का राष्ट्रभक्ति गीत प्रस्तुत करें। आप सब जानते हैं कि वाद्य संगत के बिना कोई भी गीत सुर ताल लय निबद्ध नहीं हो पाता जब तक उसके भाव आपके हृदय से सीधे ना जुड़े हों, आपने उसे आत्मसात ना किया हो। और उन लोगों ने इतनी खूबसूरती से 15-20 छात्रों ने खड़े होकर उसी क्षण बिना तैयारी के अपना एक बहुत सुंदर हिंदी में राष्ट्रीय भक्ति गीत प्रस्तुत किया। हम सब अचंभित थे, हम सब रोमांचित हुए। यह एक बहुत बड़ा अनुभव है उन लोगों की हिंदी प्रेम का। और जब एक छात्र पीढ़ी हिंदी के प्रेम को वहाँ पर दर्शा रही है, तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ तो अवश्यंभावी है कि हिंदी से जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। खैर, यह एक अनुभव हुआ। अभी मैं अपने विषय से संबंधित बहुत छोटी ही बातें ख़त्म करती हूँ। पूर्वोत्तर प्रदेश के कमोबेश सभी प्रांतों में हिंदी साहित्य लेखन की स्थितियाँ उत्साहवर्धक हैं। पिछले दशकों में पूर्वोत्तर प्रांत के निवासियों में हिंदी भाषा एवं साहित्य के पठन लेखन के प्रति रुझान बढ़ा है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। इस स्थिति में सबसे अधिक आवश्यकता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में साहित्य साधना कर रहे हिंदी लेखकों का उत्साहवर्धन करने की, ताकि वे सृजनात्मकता की इस मशाल को जीवंत रखते हुए आगामी पीढ़ी को भी इस दिशा की ओर लगातार प्रेरित कर सकें। और इस दिशा में हमारे हिंदी प्रदेशों के पत्र पत्रिकाएं और प्रकाशक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भूमिका का जिक्र करती हूँ। पूर्वोत्तर प्रांत में प्रांतीय भाषा में साहित्य सृजन और हिंदी साहित्य रचना को उभारने की दृष्टि से केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भाषा पत्रिका का उत्तर पूर्वी हिंदी साहित्य विशेषांक 2004 में निकला था, जिसमें पूर्वोत्तर के लगभग 40 लेखकों ने अपना योगदान दिया था। इसके अतिरिक्त साहित्यमाला योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारतीय साहित्य ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, जिसमें 31 लेखकों ने अपना योगदान दिया था। वर्ष 2016 में प्रकाशित आदिवासी विवर्ष में भी पूर्वोत्तर के लेखकों की भागीदारी रही। इनके अतिरिक्त निदेशालय की वार्षिक पत्रिका वार्षिकी में मणिपुरी भाषा साहित्य का सर्वेक्षण आलेख प्रोफेसर हाजारी मयूम सुवदनी देवी, असमिया का आलेख डॉक्टर भूपेंद्र नाथ राय चौधरी, नेपाली का ज्ञान बहादुर छेत्री और बोडो का डॉक्टर अनुशब द्वारा तैयार किया जाना इस पत्रिका में पूर्वोत्तर प्रांतों के सक्रिय हिंदी लेखन का सूचक है। अब एक सूचना, उद्घाटन सत्र में डॉक्टर BL शर्मा ने हिंदी और भारतीय भाषाओं की शब्दावली की आवश्यकता का कथन किया था। इस विषय में आप सबको मैं सूचना देना चाह रही हूँ कि 2012 में हिंदी सहित 18 भारतीय भाषाओं का शब्दकोश, भारतीय भाषा कोश प्रकाशित किया गया, जिसमें दैनंदिन प्रयोग के 5000 शब्दों के पर्यायवाची देवनागरी लिपि में संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बंगला, असमिया, ओडिया, मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषा में दिए गए हैं। अब इसमें अन्य संविधान स्वीकृत 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो के पर्यायवाची शब्द जोड़कर इसका परिवर्धित संस्करण तैयार किया जा रहा है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होकर आपके समक्ष आपके उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ पर हमारी वार्षिकी और भाषा से आप जय कौशल जी और आप शैलेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, तो मुझे अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है। डॉक्टर अनुजा बेगम जी ने अभी निदेशालय का उल्लेख किया यहाँ की भूमिका का, तो निदेशालय की तरफ से आप सभी का आभार
और हम इस दिशा में ये सदैव तत्पर रहेंगे, ये आश्वासन मैं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम माथुर जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विचार हम सुने, इसके लिए आवश्यक है कि समय की सीमा का ध्यान रखें। दुई न होय इक संग भुआलू, हसब ठठाब फुलाऊब गालू। तो ये दोनों कार्य एक साथ संभव नहीं है, तो आप कृपया समय का ध्यान रखें और अपनी बात को संक्षेप में कहें।